7 दिसंबर 2025 में हरियाणा के यमुनानगर में सुबह के करीब 11 बज रहे थे। यहाँ के प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है और जो दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ से जो पुलिस को खबर आती है, उस खबर ने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दी। NH 907 पोंटा साहिब हाईवे के पास एक नर्सरी थी। वहाँ पर झाड़ियों के बीच में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये कोई मामूली क्राइम नहीं था और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस बॉडी को देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पहले से ही वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। लोग वीडियो बना रहे थे। पुलिस उस भीड़ को वहां से भगाती है और उस लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब उस लाश का मुआयना किया जाता है तो वहां पर उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी लाश बिना कपड़ों के पड़ी हुई। इससे भी ज्यादा खौफनाक ये था, उस शरीर से सिर ही गायब था। यानी उस कातिल ने कितनी बड़ी बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग किया होगा। उस अपराधी का मकसद साफ था, पुलिस को गुमराह करना, ताकि लड़की की पहचान पुलिस वाले नहीं कर पाए और इस अपराध की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दे। विजय नाम का एक शख्स जो नर्सरी के पास जो गुरुद्वारा था ना, वहाँ पर वो पानी लेने जा रहा था, उसने सबसे पहले इस बॉडी को देखा था। इस बॉडी को देखने के बाद विजय ने हड़बड़ाहट में सबसे पहले खेत के मालिक परमजीत संधू को फोन किया। इन सब चीजों के बाद में पुलिस की जाँच शुरू होती है, पर डॉग्स बुलाए जाते हैं। लेकिन आप जानते हो वहाँ पर अजीब क्या था? वो कुत्ते नर्सरी से 20 मीटर दूर हाईवे की तरफ गए। वहां जाकर वो कुत्ते अचानक रुक जाते हैं, जैसे कोई कातिल हवा में गायब हो। फोरेंसिक टीम को उस लड़की के शरीर पर सिर्फ 2 निशान मिले। पहला निशान था दाएं पैर पर एक काला धागा बंधा हुआ था और दूसरा निशान था उसके पेट पर एक छोटा सा बर्थ मार्क। यमुनानगर के मुकुंद लाल हॉस्पिटल में इस शरीर का पोस्टमार्टम होता है। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल के बीच में थी। अब भी पुलिस वालों के सामने एक सवाल था, आखिर ये लड़की कौन थी और इस लड़की का सिर कहाँ पर है? उस कातिल ने कितना सातिराना तरीके से उसका सिर काटा होगा, ताकि पुलिस को बिल्कुल भी भनक ना लगे, इस अपराध से बिल्कुल बच जाए, ताकि पुलिस आरोपी को कभी पहचान ही ना पाए। इस कारण उसने पूरे शरीर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, उस अपराधी ने पहचान मिटाने के लिए वो हिस्सा ही गायब कर दिया जिससे लोगों की पहचान की जाती है। बाद में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है। सबसे पहले पुलिस ने चश्मदीद गवाह विजय से ही पूछताछ, जिसने लाश को पहली बार देखा था। विजय सब कुछ पुलिस को बता देता है, जो सब कुछ उसने देखा विजय पुलिस को बताता है। विजय बताता है कि मैं पानी लेने जा रहा था और तभी उसकी नजर इस खौफनाक मंजर पर पड़ती और इन चीजों को देखकर वो पूरी तरह घबरा गया। एक शरीर जो इंसान आपके सामने कटा-पटा पड़ा हुआ है, उसे देखकर वो पूरी तरह घबरा गया। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना। उसने घबरा परमजीत संधू के पास फोन और बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस इस नर्सरी की अच्छी तरीके से जांच करने के लिए और कातिल तक पहुंचने के लिए इन डॉग्स को बुलाया जाता है। वो कुत्ते लाश को सूंघते हुए नर्सरी से हाईवे की तरफ जाते हैं। 20 मीटर की दूरी के बाद वो कुत्ते अचानक वहां पर रुक जाते हैं। मतलब साफ था, अपराधी पैदल नहीं आया था। अपराधी ने हाईवे पर गाड़ी खड़ी की, लाश को नर्सरी में फेंका और फिर वो वहां से फरार हो गया। इन सब चीजों के बाद में पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कत्ल किसने किया होगा? आखिर ये लड़की कौन है जिसकी लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए यमुनानगर के मुकुंद लाल हॉस्पिटल में भेज तो दिया गया था, लेकिन पुलिस के पास उस लड़की की कोई भी पहचान नहीं थी ताकि उसके परिवार को बताया जा सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस लाश को एक नाम देना, क्योंकि बिना पहचान के कातिल तक पहुंचना नामुमकिन था। यहीं से पुलिस ने वो डेटा खंगालना शुरू किया। जो लड़कियां गायब होने के मुकदमे दर्ज हो रहे थे, पुलिस ने उन सबको खंगाला। 8 दिसंबर 2025 पुलिस ने पिछले 10 दिनों के सभी रिकॉर्डों को पूरी तरह खंगाल। इन सब रिकॉर्डों को बाहर लाया गया तो पता चला 10 से 13 लड़कियां अंबाला में, 20 से 25 लड़कियां करनाल में और यमुनानगर में लगभग 10 से ज्यादा लड़कियां लापता। ये वो नाम थे जो पुलिस के पास दर्ज थे। उनकी रिपोर्ट किसी ने लिखवा रखी थी कि ये लड़कियां गायब है और वो लड़कियां जिनका केस पुलिस के पास दर्ज ही नहीं था, वो सैकड़ों थे। यहाँ पर पुलिस को ये लगता है जो हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट है ना, उनमें से ये किसी एक लड़की की लाश होगी। अब पुलिस वालों ने एक एक कर जो नाम लिखे हुए थे रिपोर्ट में, उन सबके घर वालों के पास फोन करते हैं, लेकिन इन सब चीजों का नतीजा निकला बिल्कुल शून्य। ऐसा कोई भी नहीं था जो इस लड़की को जानता हो। यानी अभी भी पुलिस के सामने सवाल था कि लड़की आखिर है। पुलिस वालों को लड़के की 2 पहचान मिली, एक पैर पर काला धागा, पेट पर एक बर्थ मार्क। और जब ये लड़की की पहचान उनके घर वालों को बताई जाती है तो किसी भी घर वालों ने उनको नहीं
नहीं स्वीकारा, यानी वो लड़की उनमें से नहीं थी। और धीरे धीरे 12 दिसंबर का दिन आ गया। इस केस को पूरे 6 दिन बीत चुके थे। लड़की की पहचान का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस शरीर को लेकर पुलिस वालों पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये इलाका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास, क्योंकि अपराधी किसी भी राज्य से आकर कत्ल कर वापस भाग सकता था। इस अपराधी को ढूंढने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की। पुलिस ने थक हार कर इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन लगभग जब ये केस बंद होने की कगार पर, लेकिन पुलिस को तभी एक डिजिटल इंफॉर्मेशन मिलती है जिसने इस पूरे केस को बदल दी। इस इंफॉर्मेशन से पहले पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। लाश का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन तभी हरियाणा की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसे कहते हैं डिजिटल हंटिंग। पुलिस ने अगले 24 घंटों में यमुनानगर से लेकर यूपी बॉर्डर 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पेट्रोल पंप्स, ढाबे, हाईवे का टोल प्लाजा, हर वो जगह खंगाली जहां पर पुलिस को लगा कि यहाँ से कोई सुराग मिल सकता है। 6 दिसंबर की रात 11:34 पर अरियाबाला गांव की एक फैक्ट्री के कैमरे में सफेद स्विफ्ट कार दिखाई देती है। इस कार में कुछ खास था। इस कार के अलॉय व्हील्स में नीली लाइटें लगी हुई थी। ये एक ऐसी पहचान थी जो इस कार को हजारों गाड़ियों से अलग बनाती थी, यानी इस कार को ढूंढना थोड़ा आसान था। ठीक 6 मिनट बाद यही कार हथनी कुंड बैराज पार करके यूपी की तरफ जाते हुए फिर से कैमरे में कैद हो गई। लेकिन सिर्फ कैमरों की सीसीटीवी फुटेज ही काफी नहीं थी। पुलिस ने उसी रात उसी इलाके में एक्टिव मोबाइल डेटा को बाहर निकाला। हजारों फोन नंबर्स के बीच कुछ ऐसे नंबर में जो उस सुनसान जगह यानी नर्सरी के आसपास के इलाके में एक्टिव थे। तो पुलिस ने जब उन नंबरों को ट्रेस किया तो कुछ लकड़ी की तस्करी करने वाले कुछ अपराधी निकले। तो पुलिस ने उन अपराधियों को उठाया। पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उन अपराधियों ने एक बहुत ही बड़ी बात बताई। हमने उस रात एक यूपी नंबर की कार को नर्सरी के आसपास काफी देर तक मंडराते हुए देखा। अब पुलिस के पास एक सीधा टारगेट था, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। 13 दिसंबर 2025 को पुलिस की एक टीम बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहनकर सहारनपुर के तदोली गांव में पहुंचती है और उसी इलाके के घर में जश्न का माहौल था। उस घर को लाइटों से सजा रखा था। मेहमान आ रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर में एक साथ 2 शादियां थी। एक तरफ बहन की विदाई हो रही थी, दूसरी तरफ भाई का निकाह होने वाला था। और जैसे पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस ने दूल्हे के भाई मोहम्मद बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और वहां पर ये सब चीजें पता चली तो ये शादी अचानक सन्नाटे में बदल गई। पुलिस वहां से बिलाल को उठाकर ले गई। शुरुआत में बिलाल खुद को बेगुनाह बता रहा था, वो बेकसूर था। वो कह रहा था मैंने सब कुछ नहीं की। मतलब वो इस केस में पूरी तरह बचना चाहता था, यानी वो पूरी तरह झूठ बोल रहा था ताकि वो कैसे भी कर इन चीजों से बच निकले। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वो सफेद कार और वो मोबाइल लोकेशन रखी तो इन सब चीजों को देखकर बिलाल का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। बिलाल ने इन सब चीजों के बाद कबूल लिया कि ये हत्या मैंने की थी। लेकिन बिलाल के कबूलने के बाद भी ये केस नहीं सुलझा, बल्कि और ही खतरनाक बन गया और भी ये पूरी तरह उलझ गया था। बिलाल पुलिस वालों को बताता है ये जो लाश थी ना, वो उसकी प्रेमिका उमा की। लेकिन पुलिस को असली झटका तब लगा जब पुलिस उमा के घर पर पहुंचती है। पुलिस ने जब सारी चीजें उमा के घर वालों को बताई कि उस उमा के साथ ये सब कुछ हुआ है, उमा की बॉडी हमें मिली है, उसके शरीर से सिर ही गायब था, तो उमा के घर वालों ने रोने धोने की बजाय पुलिस वालों से ऐसी बात कही कि पुलिस वालों के होश उड़ गए। हमारी बेटी उमा हमारे लिए 13 साल पहले ही मर चुकी थी। और जब ये बात उमा के घर वालों ने पुलिस वालों को कहा, ये बात पुलिस वालों के लिए एक पहेली बन गई। जो लड़की कुछ दिन पहले बिलाल के साथ थी, तो उसके घर वाले 13 साल पहले मरा हुआ क्यों मान रहे? इन सब बातों का जवाब छिपा हुआ था। तारीख 3 मार्च 2012 सहारनपुर में एक हलालपुर गांव है। 17 साल की उम्र, अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी। उस घर में उस दिन मेहंदी की रस्म चल रही थी। खुशियों का माहौल छाया हुआ क्योंकि अगले ही दिन उस घर में कुरुक्षेत्र से बारात आने वाली थी। उमा ने अपनी हथेलियों पर अपने पति का नाम लिखवा रखा था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 10 बजे जब पूरा घर सो रहा था, उमा अपने घर से गायब हो जाती है। सुबह होती है, लोगों को पता चलता उमा अपने घर से भाग गई है। ये खबर तेजी से पूरे गाँव में फैल जाती है। एक कहावत है ना, लोग सोते हैं लेकिन लोगों की जबान जागती है। आस पड़ोस पूरे गाँव में खबर फैल गई। उमा पड़ोस में रहने वाले एक लड़के जोनी के साथ भाग गई। आप एक पल के लिए सोचिए, जिसकी दहलीज पर बारात खड़ी थी, उस पिता पर क्या गुजरी होगी जिसकी दहलीज पर बारात खड़ी थी। इसी बदनामी के डर से उमा के परिवार ने उस रात एक फैसला लिया।
उन्होंने अपनी भांजी को दुल्हन बनाकर उस मंडप में बैठा दिया। पूरे समाज के सामने एक ऐसी बात बोली, उमा अब उनके लिए मर चुकी। अगले 13 साल उमा के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। उसने अपने लवर जोनी से कोर्ट मैरिज की, एक बेटे ऋषभ को जन्म दी, लेकिन जहाँ पर वो भाग कर गई थी उस शादी की नींव भी कमजोर। उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगे और ठीक 11 साल बाद में उमा और जॉनी का तलाक हो गया। तलाक के बाद उमा बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसका परिवार उसको मरा हुआ मान चुका था और उसने अपने पति से भी नाता तोड़ ली। और इसी अकेलेपन की तलाश में उसे मिला मोहम्मद बिलाल। 2023 में मोहम्मद बिलाल उमा की जिंदगी में एक मसीहा बनकर आया। बिलाल एक टैक्सी ड्राइवर, उसने उमा के टूटे हुए दिल को सहारा दी। उसने अपना अतीत स्वीकार किया। अब दोनों लिव इन में रहने लगे। एक लड़की जो तलाक के बाद टूटी हुई थी, उसको अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उसे एक ऐसा मसीहा मिल चुका था। अब उमा को आखिरकार 13 साल बाद उसे 13 साल बाद एक घर मिला है। वो नहीं जानती थी इस बिलाल को वो अपनी मंजिल समझ रही थी। वो दरअसल में उसके लिए एक मौत का रास्ता तैयार कर रहा था। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, वो बिलाल उसकी जिंदगी में मसीहा बनकर आया था, वो उसकी जिंदगी का जल्लाद कैसे बन गया? जब पुलिस ने पूछताछ की और बिलाल ने जो सच उगला वो आज के दौर के रिश्तों की डरावनी हकीकत है। बिलाल बताता है कि मेरा उमा के लिए कभी प्यार था ही नहीं, वो उमा के लिए सिर्फ एक हवस का जरिया था। इसके जरिए वो उसका इस्तेमाल करता रहा। बिलाल ने उमा का अकेलेपन का फायदा उठाया, लेकिन समाज के सामने उसने एक अलग साफ छवि बना रखी। यहाँ पर हकीकत ये थी, बिलाल की जिंदगी में डबल गेम चल रहा था। एक तरफ बिलाल उमा के साथ लिव इन में था और दूसरी तरफ बिलाल के लिए उसका परिवार एक कुंवारी लड़की तलाश रहा था। बिलाल ने कभी अपने घर पर उमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी उसका परिवार उमा से बिल्कुल भी अनजान था। आखिरकार दिसंबर 2025 में उसका निकाह एक दूसरे लड़की के साथ होने जा रहा था। 14 दिसंबर ये वो तारीख थी जिस दिन बिलाल को दूल्हा बनना था और उमा इस राज को जान चुकी थी। उमा को पता लगा कि बिलाल किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। उमा को पता चल गया कि बिलाल अब किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करने वाला है। उमा अब बिलाल से दबाव बनाने लगी। बिलाल को डर सताने लगा कि कहीं उमा मेरे घर पर ना पहुंच जाए और मेरे घर वालों को सब सच ना बता दे। अगर ये सब होता है, शादी टूटने के साथ साथ समाज में बदनामी होगी जो उसने साफ छवि बना रखी। अब बिलाल को डर सताने लगा और इसी पल उसने वो सोचा जो उमा की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब आती है 6 दिसंबर 2025 की वो शाम 6 बजे। बिलाल अपनी दोस्त की कार लेकर उमा के पास पहुंचता। बिलाल उमा के पास जाकर वो कहता है चलो आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। उमा को लगता है कि आज बिलाल उससे शादी की बात करने वाला है। वो अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनती और खुशी खुशी उसके साथ कार में बैठ जाती है। अब दोनों वहां से गाड़ी लेकर हिमाचल के पोंटा साहिब की तरफ निकल गए। वो करीब 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा। वो चारों तरफ देखता रहा, एक सुनसान जगह और जगह की तलाश करते करते रात के करीब 11 बज चुके। यमुना नगर के नेशनल हाईवे के पास एक अंधेरा कच्चा रास्ता देखकर उसने वहां पर गाड़ी को नीचे उतार। वहां पर उसने उमा को झांसा दिया। उसने वहां पर उमा को झांसे में लिया, फिजिकल होने का बहाना बना और वहीं पर उसने उमा के कपड़े उतरवा दिए। अगर वहां पर वो उसे मारे तो कपड़ों से उसकी पहचान ना हो सके। और जैसे ही उमा को पता चला कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है तो तुरंत बिलाल ने अपनी कार की सीट बेल्ट निकाली और उसके गले में फंदा लगाकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया। बिलाल ने पहले ये सब चीजें प्लानिंग कर रखी। वो अपने साथ मीट काटने का चाकू लेकर आया था। उसने उमा की लाश को घसीटकर एक पॉपुलर नर्सरी में फेंका और वहीं पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने उमा के सिर को पॉलीथीन में भर कार की सीट पर रखा। उस सिर को 12 किलोमीटर दूर लाल ढंग की गहरी खाई में फेंक दिया ताकि वो किसी को ना मिले। उसे लगा कि जंगली जानवर उसके सिर को खा जाएंगे, कपड़े मिट्टी में मिल जाएंगे और इन सब चीजों के बारे में पुलिस को कभी पता ही नहीं चलेगा। वो पूरी तरह बच निकलेगा। अब आप सोचो, एक इंसान जो अगले ही दिन दूल्हा बनने वाला था वो एक ऐसी औरत का गला काट रहा था जिस लड़की ने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बिलाल ने ये कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया, ये सब चीजें उसने सोच समझ कर की थी। ये एक ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल था। इन सब चीजों के बाद में बिलाल को लगा कि उसने एक ऐसा परफेक्ट मर्डर किया है जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं होगा, पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। 13 दिसंबर की दोपहर तक वो अपनी बहन की विदाई कर रहा था और वो खुद भी दूल्हे बनने के सपने देख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था पुलिस उसकी सफेद स्विफ्ट कार से उस तक पहुंच जाएगी। 14 दिसंबर की सुबह जिस दिन बिलाल का निकाह होने वाला था उस दिन वो सहरा बांधने की बजाय
बिलाल के हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए थे और वो वहीं से पुलिस उस गहरी खाई की तरफ ले जा रहा और उमा का सिर पड़ा हुआ था हिमाचल के लाल डंग की वो 100 फीट गहरी और 100 फीट गहरी खाई में पुलिस की टीम रस्सियों की मदद से नीचे उतरती है। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें वो पॉलीथीन मिल जाती जिस पॉलीथीन में उमा का सिर पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस लाल के घर से के लिए इस्तेमाल किया गया छुरा, उमा का आधार कार्ड और खून से सनी वो कार को बरामद किया। सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे बिलाल का बचना नामुमकिन था। देखो इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी भी बाकी है। जब पुलिस उमा के सिर को लेकर उसके घर पर गई तो उसके परिवार ने उसे लेने से मना कर दिया। 13 साल पुराना वो इज्जत का गुस्सा उस दिन भी परिवार के चेहरे पर साफ दिख रहा था। आखिरकार पुलिस ने मशक्कत के बाद परिवार को समझाया, लेकिन पुलिस वालों के समझाने के बाद उनके घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार तो किया लेकिन उनके लिए एक भी आंसू नहीं बहाए।